हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किड। मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर भट्ट। आज है क्लास 9 का फोर्स एंड मोशन का लेक्चर नंबर 3। और पिछले क्लास में हमने बात की थी अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और फिर उसके हमने बात की है इंपल्स की और मोमेंटम की, राइट। तो आज की क्लास में हम इसी लेक्चर को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हैं। टुडे वी विल टॉक अबाउट बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम एक सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो बच्चे को याद होता है, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये लॉ हम आज डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई टू गिव यू सम एग्जांपल्स, जिससे जो है आपको ये लॉ जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके कुछ मिसकॉन्सेप्शंस भी है, तो होपफुली अगर टाइम मिला तो आज डिस्कस करेंगे, वरना उनके लिए हम एक अलग सा वीडियो भी बना लेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन साहब का जो तीसरा लॉ है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिफोर आई राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं जिससे आप लोगों को जो है ये लॉ क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी हम लोग चलते हैं, व्हेनेवर वी वॉक ऑन द रोड, तो हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग अपना पैर पीछे की तरफ थोड़ा दबाते हैं। बेसिकली हम लोग जमीन पे पीछे की तरफ धक्का देते हैं, एंड जो जमीन है वो हमें आगे की तरफ धक्का देती है। तो विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली हम लोग चलने के काबिल हो जाते हैं। तो पहले ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction. There is an equal and opposite reaction. बट एक चीज का ध्यान रखना है कि एक्शन एंड रिएक्शन must act on two different bodies. तो ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ ये हमको ये बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, लेकिन एक्शन एंड रिएक्शन जो है दे मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी को थप्पड़ मारते हैं, when we slap somebody, तो हमारे हाथ में भी दर्द होता है और उसके गाल पे भी दर्द होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जब हम किसी को मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, मुक्का मारते हैं, तो हमें भी दर्द होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हिट दिस वॉल, आई हिट दिस बोर्ड, तो क्या होगा, मुझे भी दर्द होगा। वो जो मुझे दर्द होता है दैट इज बेसिकली रिएक्शन। मैं जब दीवार पे हाथ मारता हूं ऐसे, तो आई एम गिविंग इट एन एक्शन, और दीवार मुझे उतना ही फोर्स वापस देता है, एंड दैट इज द रिएक्शन। और उस वजह से जो है मुझे भी दर्द होता है, एंड इट इज इंस्टेंटेनियस। एक्शन एंड रिएक्शन ये नहीं है कि आज एक्शन हुआ अगले दिन रिएक्शन हो जाएगा, नो, दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जो ही एक्शन उसी टाइम रिएक्शन भी हो जाता है। तो जो ही हम लोग किसी चीज पे हिट करते हैं, जो ही हम किसी चीज को हाथ से धक्का देते हैं, मुक्का देते हैं, मारते हैं, उसी टाइम हमें भी दर्द होता है, ठीक है ना। सो दैट इज बेसिकली रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन का जो टाइम है वो बहुत कम है, मतलब इट्स इंस्टेंटेनियस। जब भी एक्शन होगा तभी रिएक्शन होगा। तो पहली चीज ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि एक्शन और रिएक्शन के बीच में टाइम लगेगा। नो, देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। जो ही एक्शन होगा उसी टाइम पे रिएक्शन होगा। बट जैसे मैंने बोला कि एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से माई हैंड एंड द वॉल, व्हेन आई हिट ऑन द वॉल दैट इज द एक्शन, एंड मेरे हाथ में जो दर्द होगा दैट इज द रिएक्शन। यानी कि दीवार जो है वो उतना ही फोर्स वापस मेरे हाथ पे डालता है, तो दैट मीन्स वो रिएक्शन करता है। और एक्शन और रिएक्शन की वजह से जो है ये चीजें होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लात से कभी दीवार को मारते हैं तो हमारा पैर टूट जाता है। तो पैर टूटने की इंटेंसिटी बिल्कुल उतनी होती है जितना हम लोग दीवार पे लात, अगर हम धीरे धीरे दीवार को हिट करेंगे तो हमारा पैर नहीं टूटेगा। लेकिन जितना जोर से हम दीवार पे मारेंगे अपना पैर, उतना जोर से जो है दीवार वापस आपको धक्का देगा, एंड योर फुट कैन जो है वो टूट सकता है आपका पैर, ठीक है ना। तो ये हमारा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह इसके जो कॉमन एग्जाम्पल्स है, फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग दीवार पे बॉल मारते हैं तो बॉल वापस आ जाता है, उसको हम कैच करते हैं, दैट इज रिएक्शन। दीवार पे जब बॉल लगती है दैट इज एक्शन, जब बॉल वापस आ जाती है दैट इज रिएक्शन। तो एक्शन एंड रिएक्शन जो है दे मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए आप लोगों ने देखा हेलीकॉप्टर में क्या होता है, उसका जो पंखा होता है ऊपर वो ऐसे ऐसे चलता है, राइट। जब वो ऐसे ऐसे चलता है तो वो क्या करता है, वो एयर को नीचे धकेल देता है, और वो नीचे जब एयर जाती है तो वो हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ धक्का देती है।
तो बेसिकली हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर भी कुछ समय तक कुछ केस में हम बोल सकते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ को इस्तेमाल करता है, राइट। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल जब हम कहीं पे कील ठोकते हैं, तो वो जो कील है, आपने कभी देखा है ना, जब भी हम किसी जगह पे कील ठोकते हैं तो उसके पीछे सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। या फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट राइट ऑन ए हैंगिंग पेपर, अगर कोई पेपर जो है वो लटक रहा है तो वी कैन नॉट राइट ऑन दैट, क्योंकि जब भी फॉर एग्जाम्पल मैं इस बोर्ड पे जब लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड, ये एक्शन है, तो इसके पीछे कोई फोर्स है, जो ये बोर्ड का जो सॉलिड पार्ट है ये रिएक्शन देता है मुझे, ठीक है। अगर ये बोर्ड हैंगिंग, अगर एक पेपर को हम लटका देंगे, वी कैन नॉट राइट ऑन दैट पेपर, राइट। इसी तरह अगर एक लकड़ी का टुकड़ा है जो हैंग हो रहा है, वी कैन नॉट, हम लोग उस पर ना कील नहीं ठोक सकते, ठीक है ना। तो दैट मीन्स ये सारी चीजें जो है, इनमें एक्शन और रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है, और रिएक्शन के लिए हमें कोई ना कोई चीज चाहिए जो वापस रिएक्शन दे देगा। तो इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए, लेट्स सपोज ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। ये बॉडी जो इसको हिट करेगी, सपोज दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो इस ए पे जो बी से फोर्स लगेगा तो वो इसको इधर की तरफ धक्का देगा, तो ये होगा हमारा एफ ए बी। सिमिलरली जो फोर्स होगा ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वो इधर की तरफ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस पे एक्शन करेगा, वो उस पे वापस रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। इन शॉर्ट ये हम अभी आगे थोड़ी देर में प्रूव भी करेंगे जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे, बट कहना ये है कि जब भी एक बॉडी पे एक्शन होता है, तुरंत वो बॉडी उस बॉडी पे रिएक्शन कर देता है, यानी कि जब भी हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो वापस उसी टाइम पे रिएक्शन देता है, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। और यही चीज फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग अर्थ पे वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं, तो हमारा जो वेट होता है ना, आवर वेट जो है दैट इज बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन। वो वेट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है, और वो कभी कभी चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द वेइंग मशीन। वो जो वेइंग मशीन है वो कितना एंगल बनाती है, दैट इज बेसिकली अ नॉर्मल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है और यहां पे लेट्स सपोज वेइंग मशीन है, तो इसका वेट जो है वो नीचे की तरफ होगा, और यहां से जो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन यानी कि वेट होगा इस केस में mg cos थीटा, अगर ये जमीन के साथ थीटा एंगल बना रही है। ये आप लोग 11th में अच्छे से पढ़ेंगे। तो कहना मुझे यहां पे ये है कि जो वेट हमारा है दैट इज ऑल्सो अ नॉर्मल रिएक्शन। जितना हम लोग अर्थ पे अपना वजन डालते हैं, अर्थ हमें उतना फोर्स वापस देता है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, राइट। अब इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि कुछ टीचर्स जो है वो ये पढ़ाते हैं कि अगर एक टेबल पे एक बुक है तो दैट इज बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है। वहां पे नहीं, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर का जो फोर्स है दे शुड बी ऑफ द सेम नेचर बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है ना, तो इस बॉक्स पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे एक डस्टर रखा है, तो ये डस्टर है, ठीक है। नाउ दिस इज अ बैलेंस थिंग, राइट। ये बैलेंस हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें खाली दो ही फोर्सेस लग रहे हैं। ये जो डस्टर है, डस्टर को अर्थ भी तो खींच रही है ना, अर्थ इज ऑल्सो अट्रैक्टिंग द डस्टर टुवर्ड्स इटसेल्फ, राइट। और वो जो अर्थ है, अर्थ वापस उस डस्टर को उतना धक्का देगी। तो यहां पे क्या होगा, बेसिकली ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा ना, इस डस्टर का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस पे, उसको अर्थ वाली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना उसका रिएक्शन अपोज करेगा, बट इट डज नॉट मीन कि यहां पे एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर है वो दे शुड बी ऑफ द सेम नेचर, ठीक है ना। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई एक का फोर्स है फिर दूसरे के फोर्स के साथ वो कैंसिल आउट करेगा, ऐसा नहीं होता है। सो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दे मस्ट बी ऑफ द सेम नेचर। सो इन शॉर्ट आपको जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है वो ये है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे लिख देते हैं जिनको आपसे जो है थोड़ा सा आपको याद रहेगा। रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, तो जब भी किसी बंदूक से गोली निकलती है तो गन जो है वो पीछे की तरह रिकॉइल हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रिकॉइलिंग ऑफ ए गन, bouncing back of a ball from hitting the wall after hitting the wall,
वॉकिंग ऑन द रोड्स, जब हम लोग सड़क पे चलते हैं तो वहां पे भी ये चीजें होती हैं। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। बोट, जब हम किसी कश्ती में सवार होते हैं ना, तो जो ओक होता है, हम ओक की मदद से पानी को पीछे धक्का देते हैं और पानी हमें आगे की तरफ धक्का देता है। दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ऐसे कई कई एग्जाम्पल्स है। जैसे जो सेलर्स होते हैं, जब वो शोर पे पहुंचते हैं तो वो अपनी नाव को, अपनी कश्ती को पीछे की तरफ धकेल देते हैं, तो उससे वो लोग फिर आगे चलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल्स है। तो इसके और कई सारे एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों के इर्द गिर्द आप लोगों ने देखी होंगी या पढ़ी होंगी या ऑब्जर्व की होगी। तो इन शॉर्ट ये सारी चीजें जो है न्यूटन थर्ड लॉ के अंदर आती है, जिसका स्टेटमेंट ये है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो ये थे न्यूटन के 3 लॉज। तो क्विकली मैं आपको इन तीनों लॉज का एक रिवीजन करा रहा हूं। न्यूटन का जो पहला लॉ था वो ये था कि एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन unless and until an external force is applied to change the state of the body। यानी कि जो चीज जिस हालत में है वो उसी हाल में रहेगा तब तक, जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, तब उसकी स्टेट को चेंज करेगा। और इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। और इनर्शिया जो है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द चेंज। यानी कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी स्टेट चेंज करना चाह रहे हैं और वो अपनी स्टेट चेंज नहीं होने दे रहा है, वो अपोज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। और चूंकि स्टेट चेंज करने के 3 तरीके हैं। पहला, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा, अगर वो चल रहा है तो वो चाहेगा कि वो हमेशा चलता रहे, उसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी कि अगर एक पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करे और वो उस फोर्स को अपोज करेगा जो उसको बोलेगा कि डायरेक्शन चेंज करो, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, राइट। ये था पहला लॉ। फिर दूसरा लॉ हमको ये बताता था कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और इसी को बोला जाता है अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो जो बाहर से फोर्स अप्लाई होगा वो डिपेंड करेगा कि एक बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज होगा। यानी कि अगर एक बॉडी का मोमेंटम चेंज 0 हुआ तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है, मतलब बॉडी जिस हाल में है वो उसी हाल में रहेगी, ठीक। तो उसके बाद हमने पढ़ा इंपल्स। इंपल्स इज बेसिकली इफेक्ट ऑफ फोर्स, और जो होता है बराबर फोर्स इंटू टाइम। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो हमको ये बताता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट एक्ट ऑन 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये थे न्यूटन के 3 लॉज। अब इस चैप्टर का एक और छोटा सा टॉपिक बचता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जो इस टॉपिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। So now we'll talk about conservation of linear momentum. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसको कभी कभी जो है डायरेक्टली मोमेंटम भी बोलते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, ठीक है। चलिए, तो जब भी हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ना होगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो मोमेंटम है ये किसके बराबर होता है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने देखा कि ये जो एफ एक्सटर्नल है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। एफ एक्सटर्नल जो है दैट इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको इसका थोड़ा सा जो है मैथमेटिकल अप्रोच बताऊंगा, देन विल प्रूव इट। अब आप यहां पे देखेंगे इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। अगर मैं बोलूं कि इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, अगर बाहर से जो अप्लाइड फोर्स है वो 0 है, तो इसका मतलब हुआ ना कि डीपी बाई डी टी जो है वो 0 है। डीपी बाई डी टी इज 0, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली एट टी इज इक्वल टू 0, इसका मास है ma और इसका जो वेलोसिटी है दैट इज ua। सपोज इस पे एक t टाइम के बाद एट t इज इक्वल टू t, इसका जो मास है वो ma है और वेलोसिटी है va।
राइट। तो इसका जो चेंज इन मोमेंटम होगा दैट विल बी एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाय टी माइनस 0। दिस इज एफ एक्सटर्नल, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम बोल रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल जो है वो 0 है। अगर एफ एक्सटर्नल 0 तो इसका मतलब हुआ कि एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर हुआ तो इसका मतलब ये टी इससे मल्टीपल होगा तो ये भी 0 होगा। तो यहां पे हमें मिलेगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल टू 0, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एम ए वी ए इक्वल टू एम ए यू ए। एफ होता है बराबर डीपी बाई डी टी। डीपी का मतलब चेंज इन मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो एम ए वी ए फाइनल मोमेंटम, एम ए यू ए इनिशियल मोमेंटम, यहां पे टाइम टी है, यहां पे टाइम 0, तो टी माइनस 0। तो ये बनेगा एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी। और ये हमने बोला कि बाहर से फोर्स जो है वो 0 है। अगर ये 0 तो ये 0 बनेगा, अगर ये 0 तो इसका मतलब ये इसके बराबर है। अब यहां पे देखिए आप, अगर ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब हुआ कि एम ए जो है एम ए वी ए दैट इज इक्वल टू एम ए यू ए। दिस इज फाइनल मोमेंटम, दिस इज इनिशियल मोमेंटम। यानी मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ है, यानी कि मोमेंटम कंजर्व हुआ है। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है और उसमें एफ एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम इज कंजर्व। सो वी कैन से दैट इफ द एक्सटर्नल फोर्स is 0, then linear momentum is conserved. Then linear momentum is conserved. ठीक है। अगर बाहर से जो अप्लाइड फोर्स है वो 0 है तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व। नाउ विल प्रूव इट थ्रू कोलिजन्स आल्सो। तो यहां पे आप लोग याद रखेंगे कि लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन का मतलब ये है कि अगर जो है एफ एक्सटर्नल यानी कि बाहर से अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब अंदर जो चीजें हैं वो आपस में बांट लेंगे वो लोग, तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ठीक है ना। तो इफ एफ एक्सटर्नल इज 0 दैट इज द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज 0 देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक। अब देखते हैं इसको कैसे हम एक और तरीके से प्रूव कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है ma और वेलोसिटी है ua। यहां पे एक और ब्लॉक है जिसका मास है mb और वेलोसिटी है ub। और ua जो है दैट इज ग्रेटर देन ub, तो ये इसको टक्कर मारेगा, इसको दे कोलाइड। तो यहां पे क्या होगा, कुछ टाइम के बाद कोलिजन होगा। तो दिस इज ma, दिस इज mb। और कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन ये m है, दिस इज ma एंड दिस इज mb। तो इसकी वेलोसिटी होगी va और इसकी वेलोसिटी होगी vb। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है बॉडी नंबर 1 और ये है बॉडी नंबर 2, राइट। तो होगा क्या, ये ब्लॉक ए ये ब्लॉक बी, इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ua, इसकी वेलोसिटी ub। अब ua की वैल्यू ub से ज्यादा है तो मतलब ये इसकी तरफ जा रहा है ऐसे, तो ये जब इसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये इसको ऐसे हिट करेगा। तो जब ये इसको हिट करेगा मतलब कोलिजन होगा। कोलिजन के टाइम क्या होगा, ये इसको फोर्स देगा और ये इसको फोर्स देगा। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, फिलहाल उसको हम 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। ये बॉडी आई ए, ये बॉडी है बी, ये बॉडी चल रही है ऐसे और ये बॉडी चल रही है थोड़ी तेज। तो जब ये थोड़ी सी तेज चलेगी तो ये इसको हिट करेगी। हिट करने के बाद क्या होगा, अब ये बॉडी एक वेलोसिटी से जाएगी और ये बॉडी दूसरी वेलोसिटी से जाएगी। वही मैंने यहां पे लिखा, ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी, इनिशियल वेलोसिटी ua, इनिशियल वेलोसिटी ub, ua इज ग्रेटर देन ub, यानी कि ये बॉडी चलते चलते इसको हिट करेगी। तो जिस मोमेंट पे ये हिट करेगी उसको हम बोलते हैं कोलिजन।
उसका फोटो ये है, तो ये इसको हिट कर रहा है, ठीक है। हिट करने के बाद क्या होगा, हिट करने के बाद इनमें आपस में मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो इसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी, इसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी। अब यहां पे इसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी, और ये है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब आप इस चीज को समझिए, ये वाला पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। जब जब मास ए बी को हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो वहां पे फोर्स होगा, यानी कि ए विल अप्लाई फोर्स ऑन बी एंड बी विल ऑल्सो अप्लाई फोर्स ऑन ए। अब देखिए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो कहने से फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, that is final momentum of A minus initial momentum of A, that is ma va minus ma ua divided by t। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या, फोर्स होता है बराबर dp by dt, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम A का दैट इज ma ua, फाइनल मोमेंटम A का दैट इज ma va, तो ये हो गया हमारा पहला, दिस इज FAB। अब सिमिलरली FBA, दैट इज फोर्स ऑन B ड्यू टू A। अब A ने B पे फोर्स अप्लाई किया एंड B भी फोर्स A पे अप्लाई फोर्स करेगा, एंड दैट विल बी फाइनल मोमेंटम ऑफ B, दैट इज MBVB माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ B, दैट इज MBUB डिवाइडेड बाय T। यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब यहां पे आएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस दैट to every action there is an equal and opposite reaction, यानी कि जो फोर्स A लगाएगा B पे, वही फोर्स B लगाएगा A पे इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी कि अगर A B को इधर की तरफ धक्का दे रहा है, तो B A को इधर की तरफ धक्का देगा, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो इसका मतलब FAB इक्वल टू माइनस FBA, ठीक है। यानी कि जो फोर्स A B पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, वही फोर्स B लगाएगा A पे इस डायरेक्शन में। दोनों फोर्सेस इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो वो मैंने यहां पे लिखा कि FAB इज इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। अब FAB किसके बराबर, MAVA माइनस MAUA डिवाइडेड बाई T, और ये आएगा बराबर माइनस ऑफ FBA किसके बराबर, दैट इज MBVB माइनस MBUB डिवाइडेड बाई T। अब T और T तो पहले स्टेप में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको यहां पे लिख देते हैं, तो MAVA माइनस MAUA इक्वल टू माइनस MBUB माइनस माइनस प्लस MBUB, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इनको अलग साइड करेंगे, इसको अलग साइड, U वालों को एक साइड, V वालों को एक साइड। तो आई विल राइट, फिलहाल मैं इसको इधर लिख रहा हूं, तो ये बनेगा MAVA, इसको यहां शिफ्ट करते हैं, प्लस MBVB इक्वल टू, इसको यहां शिफ्ट करेंगे, MAUA प्लस MBUB। अब इसको आई कैन राइट एज MAUA प्लस MBUB इक्वल टू MAVA प्लस MBVB, ठीक है। अब ये समझना ये चीज क्या है, देखिए इनिशियली MA, इसकी वेलोसिटी UA, तो मोमेंटम कितना हुआ MAUA, MBUB, तो इसका मोमेंटम, तो वी कैन से दैट जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज PI, दैट इज इक्वल टू MAUA प्लस MBUB। तो इसी को हमने यहां पे लिखा MAUA प्लस MBUB, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, दैट मस्ट बी इक्वल टू MAVA प्लस MBVB, एंड दैट इज फाइनल मोमेंटम।
इसका मतलब हुआ कि मोमेंटम जो है दैट इज कंजर्व्ड इन अ व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, जब बाहर से कोई फोर्स नहीं, हम अंदर वाले फोर्सेस पे बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और इसी चीज को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये हमको ये बताता है कि अगर एफ एक्सटर्नल जो है वो जीरो है तो क्या होगा, मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा, यानी कि dp by dt विल बी जीरो, यानी कि ma विल बी इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स थे वो इतने ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट क्वेश्चंस, एंड सबसे पहले हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे, एंड फिर इंशाल्लाह इन द एंड वील हैव अ वीडियो जिसमें हम लोग जो है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल गिव अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर अभी तक। ठीक है, जैसा मैं आपको पहले बोला कि ये चैप्टर है जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स क्या होता है, आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था, पुश एंड पुल, पुश और पुल इज फोर्स, लेकिन फोर्स अब बेसिकली 9th में आप लोग ऐसे पढ़ेंगे कि फोर्स एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम लोग एक बॉडी की स्टेट को चेंज करेंगे या चेंज करने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद हमने देखा फोर्स के दो टाइप्स होते हैं, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में हमने देखा कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी इज जीरो, द फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड। एंड फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर उनका नेट रिजल्टेंट जो है वो जीरो नहीं है तो उनको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद लॉज ऑफ मोशन शुरू हुए, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि लॉज ऑफ मोशन 3 है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड सेकंड लॉ को कभी कभी बोला जाता है लॉ ऑफ मोमेंटम ऑल्सो, क्योंकि इसमें जो है वी से डीपी बाय डी टी। उसके बाद हमने पढ़ा इंपल्स, उसके बाद हमने पढ़ा मोमेंटम, उसके बाद हमने पढ़ा आज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो we'll talk about the numerical problems, जैसे मैंने अभी बोला कि पहले we'll talk about in-text questions and then we'll talk about the NCERT exercise questions। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, अल्लाह हाफिज।